उदाहरण नंबर 3 है, त्रिभुज ए सी बी लीजिए, ए सी बी, जिसका कोण सी समकोण है और जिसमें ए बी बराबर से 29 डिग्री 29 इकाई। तो ये ए बी का मान कितना है? 29। ये सारी चीजें आपको प्रश्न में दी हुई है। यहाँ पर बी सी का मान 21 है, चलो ठीक है 21 दिया हुआ है। अब ए बी सी बराबर से थीटा, बीच में बी है, इसका मतलब ये बी कोण की बात कर रहा है और इस कोण का मान कितना है? थीटा, इतना दिया हुआ है। देखिए आकृति तो हमने देख लिया, ये इतना आपको दिया हुआ है पूरा प्रश्न। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना? कास का वर्ग थीटा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। बड़ा आसान काम है। आप मुझे एक बात बताइए कि साइन थीटा का मान क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण होता है, मतलब इस भुजा की आपको जरूरत है। और कास थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो ये भी भुजा दी है आपको, ये भी भुजा दी है। कुल मिला के आपको ये भुजा मालूम होना चाहिए कि ये कितनी इकाई है। जब तक ये नहीं मालूम रहेगा तब तक प्रश्न को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि कोई भी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उसके दो भुजाओं के मान आपको दिए और तीसरी भुजा का मान नहीं मालूम, तो क्या करते हो? क्या करते हो? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ये बात को दिमाग में भर लो कि जब भी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और इसके दो भुजाएं दी हुई है, दो भुजाओं के मान दिए और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय ही लगाना है हमें, और इसकी हमें जरूरत भी है। तो सीधी बात यहाँ पर ये करते हैं हम कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? ए सी बी में, और पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ऐसा हम यहां पर लिखेंगे, प्रमेय से। इसमें पाइथागोरस ये तो 90 अंश का कोण है ना। मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ए बी। अरे दिख ही रही ना भाई, बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ए बी का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या होता है? अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अन्य भुजा कौन सी है? ए सी और बी सी। इतनी सी बात याद रहेगी। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। अब ए बी का मान कितना है? तो आप बोलेंगे कि 29 का वर्ग। कितना है? 29 का वर्ग। 29 है ना, और यहाँ वर्ग लगा तो वर्ग लगा दिया। ए सी का मान कितना है? तो नहीं मालूम, यही तो निकालना चाह रहे हैं हम। नहीं मालूम तो जैसे कि वैसे रख दो। और बी सी का मान कितना है? 21, तो इसका वर्ग। 29 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 9 9 81 बचा 8, 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 और 40, 40 44 के 4 हासिल आए 4, 2 दूनी 4 और 4 8। 29 गुणित 29 किया तो इतना आ गया। बराबरी से ए सी का वर्ग और धन 441 होता है, मुझे याद है ये है। 21 गुणित 21 करेंगे तो 441 होता है। अब ये जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा? देखिए ये बराबरी का चिन्ह है ना। मान किसका ज्ञात करना है? ए सी का वर्ग का, इसका मान ज्ञात करना है ना। तो ये अकेला रहना चाहिए, बाकी सबको इधर भगाओ। और आपको मालूम है कि कोई भी पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। मतलब क्या हो जाएगा? 841 ऋण 441। इधर धनात्मक था तो इधर जाके क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। बराबर से ए सी का स्क्वायर, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 400 बचेगा, बराबर से ए सी का वर्ग। मतलब हमारे पास में क्या आ गया? हमारे पास में क्या आ गया? यहां पर इसको शिफ्ट कर देता हूं मैं ऊपर, इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। हमारे पास में क्या आ गया? ए सी का मान आ चुका। अरे ए सी का वर्ग है ना, ए सी का वर्ग। तो ए सी का मान कितना आ जाएगा? ए सी बराबर से वर्गमूल 400। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं है। ये वर्ग है तो वर्ग के कारण इसका वर्गमूल लग जाएगा। और यहाँ पर धन ऋण भी लगता है, लेकिन धन ऋण नहीं लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि ए सी क्या है? एक भुजा की लंबाई है
और भुजा की लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए 400 को लिखेंगे हम 20। 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20। तो इसका मान आ गया 20, 20 आ गया, 20 इकाई। चलिए ठीक है, अब देखिए आपको किसका मान ज्ञात करना है, साइन थीटा का वर्ग और कास थीटा का वर्ग, दोनों का मान को जोड़ना है। और यहां पर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा और कास थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अब साइन थीटा बराबर इसे, मुझे एक बात बताओ कि साइन थीटा क्या होता है। देखिए ये थीटा है ना, ये थीटा है ना, इस बात को बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बात, इस बात को ध्यान से समझना है। ये थीटा है ना, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा आधार होती है और एक कर्ण होती है। अब आप बोलोगे कि कभी ये लंब बन जाता है, कभी ये लंब बन जाता है। हाँ बनता है, जो थीटा रहेगा उसके सामने लंब होता है। याद रखना ये बात सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये थीटा होता है तो इसके सामने वाला लंब बनता है, तो फिर ये आधार बन जाता है। ये आपस में बदल सकते हैं, ये फिक्स रहता है। साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है AC, AC का मान कितना है 20 और ये कितना है 29। और कास थीटा का मान कितना होगा, कास थीटा, या तो पूरा पूरा लिख देता हूं मैं। लंब कौन है हमारे पास में, लंब है AC बटे 20, कर्ण कौन है AB। तो AC का मान कितना है 20 और इसका मान कितना है 29, ये हो गया। कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है BC और कर्ण क्या है AB, कर्ण क्या है AB। BC का मान कितना है 21 और कर्ण का मान कितना है 29, हो गया। साइन थीटा और कास थीटा का मान की जरूरत थी तो मैंने निकाल के इधर रख दी है। अब पहला भाग करते हम, अब आए हम पहले भाग पर। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसे, कास थीटा का मान कितना है तो 21 बटे 29, 21/29 और इसका वर्ग लगाया तो इसका वर्ग लगाएंगे। ये तो कास थीटा का मान था और यहाँ पर क्या स्क्वायर लगाया तो इसलिए स्क्वायर लगाएंगे, प्लस साइन थीटा का मान कितना है 20/29, कितना है 20/29 और यहाँ वर्ग लगाया तो यहाँ पर भी वर्ग लगाएंगे। 21 का वर्ग कितना हो गया 441 और 29 का वर्ग किया था अभी मैंने तो 841, कितना 841 धन 400, 20 का वर्ग 400 और 841 और इसका लघुत्तम आया तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 841। मतलब दोनों संख्या एक जैसी है तो लघुत्तम उतना ही आएगा और जब हर एक जैसा है तो ऊपर जैसे के वैसे लिखा जाता है। 441 धन 400, तो 441 और 400 को जोड़ा तो हो गया 841 बटे 841 और 841 से 841 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होगी। आई कि नहीं आई समझ में, समझ में आ गई ना। अब हमें क्या करना है, दूसरा काम करना है। कौन सा दूसरा काम, कौन सा करना है भाई, इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखना दूसरा भाग करना है। दूसरे भाग में क्या बोला है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा का मान कितना है, कास थीटा का मान है 21/29, 21/29 और इसका वर्ग है तो इसका वर्ग लगा देंगे ऋण। इसका कितना है 20/29, 20/29 और इसका वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे।
अब इसका वर्ग कितना होगा 441, 441 बटे 841, और यहाँ पर 400 ऋण 400 बटे 841, दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा 841, तो ये आएगा 441 ऋण 400, और ये 400 घटाएंगे तो 41 बटे 841, ये हो गया दूसरे का मान। मतलब पहले का उत्तर हमारा आ गया था 1, पहले का उत्तर क्या आया था 1, और दूसरे का उत्तर क्या आया, दूसरे का उत्तर आ गया हमारे पास इतना। ठीक है, तो ये दोनों के मान आपसे पूछे गए थे, और आप इसको नोट कर लो बराबर, इसके नीचे ये लिखना, फिर इसके नीचे ये लिखना। हमें मान ज्ञात करना था, मान ज्ञात कर चुके हैं, तो बिल्कुल आसान काम है। आप प्रॉपर तरीके से इसको समझ लिया, अब इसकी प्रैक्टिस कर लो। आप एक बार खुद बना के देखो, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जब तक खुद नहीं बनाएंगे तब तक नहीं बनेगा। ये कई बच्चों को मैंने बोलते हुए देखा, अरे सर ने समझाया और पूरा समझ में आ गया, अब तो मैं डायरेक्ट एग्जाम में करूँगा, और जब एग्जाम में जाता है तो खुद ने प्रैक्टिस ही नहीं की है। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक काम नहीं होने वाला। तो नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर से 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A गुणित cos A बराबर से 1 होता है। ऐसा हमें सत्यापित करना है। प्रश्न को अगर देखेंगे, उदाहरण को देखेंगे, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रश्न बोलना क्या चाह रहा। हल करना चालू कर देते तो बनते हुए चला जाएगा। देखना, एक समकोण ABC में, देखना बड़े ध्यान से समझेंगे हम। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, जिसका कोण B जो है वो क्या है, समकोण है, ऐसा हमसे प्रश्न में बोला है। तो हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज तो बना ही देते। ये समकोण त्रिभुज बना दिया, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करना है हमें। एक समकोण त्रिभुज बना दिया। अब आप सोचोगे कि सर ऐसा बनाए कि ऐसा बनाए कि ऐसा बनाए कि उधर के मुंह का बनाए, किधर बनाए? अरे किधर भी बनाओ, आपको ये तो केवल रेफरेंस के लिए है डायग्राम, क्योंकि इसके आधार पर तो हम प्रश्न को हल करेंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इधर बना दिया, आधार बड़ा कर दिया, लंब छोटा कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना? हाँ, मतलब इकाई का ऐसा कोई महत्व नहीं है इसमें, केवल हमने रेफरेंस के लिए सूत्र बनाया है, मतलब डायग्राम बनाया। अब देखिए, ABC नाम है इस त्रिभुज का, तो आप PQR या ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते, ABC ही देना पड़ेगा। लेकिन जो कोण B है ना, वो समकोण है। ये वाला 90 अंश का कोण है, वो क्या है, B है। tan A, मतलब A को न्यून कोण देना पड़ेगा, तो मैं इसका नाम A दे देता हूँ, A, और इसका नाम B दे दिया। और इस ये वाले इसके लिए हल करेंगे। क्यों? A पर ही मैंने क्यों लगाया, B पर क्यों नहीं लगाया? ऐसा क्या लिखा, A, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A, मतलब केवल इस कोण के लिए आपको मान ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, करते हैं अब मान ज्ञात। आगे बढ़ेंगे तो tan A का मान कितना दिया है, 1 दिया है। tan A का मान कितना दिया है, 1, तो दिया है tan A बराबर से कितना है, 1, इतना दिया है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1/1 लिख सकते कि नहीं आप? हाँ लिख सकते हैं। हर में कुछ नहीं है, मतलब अरे जैसे 5 है तो 5 को 5/1 लिख सकते कि नहीं? हाँ लिख सकते ना, क्योंकि tan ये तो क्या है, अनुपात है ना भाई। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें भी k का गुणा कर देता हूँ और इसमें भी k का गुणा कर देता हूँ। एक में k का गुणा करेंगे तो k, ठीक है ना, k, क्योंकि अनुपात है ये, तो अनुपात जब भी रहेगा तो k का गुणा करना है आपको। क्या होता है ये बताइए जरा मुझे, tan A का मान कितना होता है भाई? ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये क्या होगा, कर्ण होगा। इतनी बात समझ में आ गई। tan A बराबर से क्या होता है, tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। ये सूत्र याद होना चाहिए अच्छे से।
लंब बटे आधार, मैंने बताया था बेसिक में कि सूत्र को याद कैसे किया जाता है, वो पूरा वो वाला वीडियो अच्छे से देखना है आपको। क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कौन है, BC, और आधार कौन है, AB। तो मुझे एक बात बताओ कि BC का मान कितना हो गया, K, मतलब इसका मान कितना हो गया K, और इसका भी मान कितना हो गया K। अब आपको इस त्रिभुज में दो मान दिए, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया है। ये वाला मान नहीं मालूम, यानी कि कर्ण का मान नहीं मालूम। और आपको मालूम है कि जब भी आपको किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी है, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है, तो हमेशा 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 पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हम। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, AC का वर्ग, AC है ना, हाँ, बराबरी से AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AC का मान कितना है बताओ जरा, AC का मान तो मालूम ही नहीं है, हमें कहाँ मालूम है, इसका मान मालूम है, इसका मान मालूम है। तो ये हो जाएगा K का वर्ग, AB का मान K है तो इसका वर्ग है, इसलिए इसका वर्ग, और AB क्या हो जाएगा, K का वर्ग, AC का वर्ग बराबर से। अब देखिए AC का वर्ग बराबर से K का वर्ग, और K का वर्ग कितना होगा, 2K का वर्ग। कई बच्चे बोलते हैं कि 2 और K की घात 4 हो जाएगा, अरे क्या होगा, K का वर्ग और K का वर्ग, मतलब ये एक K का वर्ग है और ये भी एक K का, दोनों को प्लस करेंगे, ये एक जैसा है ना। एक आम और एक आम कितना होगा, 2 आम हो गए ना, कि अमरूद हो जाएंगे, नहीं, तो ये K का वर्ग मतलब आम है, तो एक आम और एक आम कितना होगा, 2 आम हो गए ना, जोड़ रही तो रहे, प्लस ही तो कर रहा है, योगफल ही तो कर रहा है, तो ये हो जाएगा इतना। अब AC बराबर से क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2K का वर्ग। तो AC का मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल 2K। वैसे धन ऋण होता ही है, जब भी वर्गमूल लेते हैं तो धन ऋण लिखा जाता है। हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भुजा की लंबाई और ये कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है। चलिए ठीक है, तो AC का मान आ गया आपके पास, AC का मान कितना आ गया, वर्गमूल 2K, वर्गमूल 2K। अब आगे बढ़ते हम, सत्यापित कीजिए कि 2 sin A और A बराबर से 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका बाया पक्ष लेते हैं, इतना ले लेंगे, इसको हल करेंगे तो 1 आ जाना चाहिए, तो अपना काम हो गया। अब क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बाया पक्ष, और बाया पक्ष कितना है, 2 sin A और cos A। 2 sin A का मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, sin लंब बटे कर्ण। अच्छा, लंब का मान कितना है, BC, और कर्ण का मान कितना है, AC, गुणित cos क्या होता है, cos A, आधार बटे कर्ण। अब ये सूत्र अच्छे से मालूम होना चाहिए, आधार बटे कर्ण, आधार कौन है, AB, बटे कर्ण कौन है, AC। तो 2 गुणित BC का मान कितना है, BC का मान K, और AC का मान वर्गमूल 2K, और ये क्या है, K और वर्गमूल 2K। अब आप देखिए कि K से K कैंसिल, और यहाँ पर भी K से K कैंसिल हो गया। कैंसिल मतलब भाग दिया हमने, एक बार भाग गया, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 गुणित 1 बटे वर्गमूल 2 गुणित 1 बटे वर्गमूल 2। एक जैसी संख्या और दोनों का वर्गमूल है तो दोनों का गुना करेंगे तो इसका वर्गमूल खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 बटे 2। ये बात याद रखना, जैसे मान लिया जाए कि वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 5, अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाता, 5 हो जाता। क्यों होता है,
अरे 2 बार आया कि नहीं, तो वर्गमूल 5 का वर्ग हुआ कि नहीं। और वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घात 1/2। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घात 1/2। 5 की घात 1/2 और इसकी घात कितनी है, 2 है। वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2, और ये 2 घातों पर घाते हैं तो घातों का गुना, तो घातें कैंसिल हो जाती है। लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एक समान संख्या है, उनका गुणनफल करना है, दोनों पर वर्गमूल है तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो ये 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1। और इति सिद्धम बोल सकते हैं हम, इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था। आसान है काम, बिल्कुल आसान है, ठीक है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं कि 10th के जैसा तो बिल्कुल इतना आसान सब्जेक्ट है मैथ्स, बड़े आसानी से बना सकते हैं आप, और बहुत 100% बना सकते हैं आप। प्रॉपर एक तरफ से देखते जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। और जो बात समझ में ना आए तो आप कमेंट्स ज़रूर करिए, तो उससे पता चलेगा मुझे कि अच्छा ऐसी बात बच्चों को समझ में नहीं आती, तो और बारीकी से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए अगला उदाहरण देखेंगे हम। एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 5 बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में और बच्चे गलत करके आते हैं। बड़ा आसान सा प्रश्न है, जब ध्यान से समझना, धैर्यता से समझना तो बड़े आसानी से समझ में आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डायग्राम भी दिया है। आपको क्या बोला है, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है। चलो ठीक है, मान लिया जाए कि आपको डायग्राम नहीं भी दिया एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखना मैंने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज, हाँ चलो बना दिया। अब आप बोलोगे कि सर वो तो ऐसा खड़ा सा बन रहा है, यहाँ पर आपने ऐसा बनाया, उससे कोई फर्क नहीं है। देखना, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, जो समकोण है ना वो कोण है पी है। बन गया, बन गया। ओ पी बराबर से 7 सेंटीमीटर, ओ पी बराबर से 7 सेंटीमीटर। अब ओ इधर है कि इधर है, तो किधर भी बना दो, ओ पी क्यू, या इसको नाम ओ देंगे तो इसका नाम क्यू हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं है। क्या बोला, ओ पी बराबर से 7 सेंटीमीटर। ओ पी मतलब ये हो गया 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू ये वाला, और पी क्यू ये, अगर मैं इसकी लंबाई में से इसकी लंबाई को घटाऊं तो 1 आ जाता है, ऐसा बोला है। इस लंबाई में से इस लंबाई को घटाऊं तो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। चलो आकृति देखिए, मतलब ये आकृति दी है, बन गई कि नहीं आकृति, देखो अगर नहीं भी दी है परीक्षा में तो बना सकते हैं हम। तो साइन क्यू और साइन कास क्यू के मान ज्ञात कीजिए। इसको आपको मुखिया बनाना है, क्यू बोला है ना, साइन क्यू और कास क्यू, साइन और कास के साथ में जो लिखा रहेगा उसको मुखिया बनाना है। ये क्यू लिखा है, मतलब क्यू यानी कि इसके सामने वाली भुजा लंब बनेगी, ये आधार बनेगी और ये कर्ण बनेगी। जो भी जिसके भी सापेक्ष ज्ञात करना है उसके सामने वाली भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और इसके बीच की भुजा 90 और थीटा के बीच की भुजा आधार। बस चलिए, अपने को डायग्राम दिया है तो क्यों अलग से बनाए हम, ठीक है। यही वाला डायग्राम में काम करते हैं हम। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, ओ पी क्यू में आपको दिया है कि ओ पी बराबर से कितना, 7 सेंटीमीटर। आपको ये भी दिया है कि ओ क्यू ऋण पी क्यू बराबर से कितना, 1। मतलब इस भुजा में से इस भुजा को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऐसा दिया हुआ है। आप क्या करो, या तो क्यू पी या तो फिर पी क्यू, दोनों में से किसी एक को कुछ मान लो। मैं मान लेता हूं कि इसको x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, x। यहां पर कर लेते हैं हम, माना पी क्यू बराबर से कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ऐसा मान लिया मैंने। तब आपको क्या दिया हुआ है, क्यू पी ऋण पी क्यू बराबर से कितना है, 1। ये दिया है ना, इतने के जगह आपने 1 से मान लिया, तो इसका मान मैं 1 से रख देता हूँ। पी क्यू का मान कितना है, 1। तो क्यू पी ऋण 1 बराबर से 1,
एक से उधर जाएगा तो ऋणात्मक है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, 1 प्लस एक्स। आपको ये पता चल गया कि ये इसको अगर मैंने एक्स माना, इसको किसको माना, पी क्यू को माना एक्स, इसको एक्स माना तो ये एक्स धन 1 हो जाएगा। और बड़ा सीधा सीधा काम है, आपसे बोला कि इसकी अपेक्षा ये भुजा क्या है, 1 सेंटीमीटर बड़ी है, या इसकी अपेक्षा ये भुजा 1 सेंटीमीटर कम है, यही तो बोला है ना भाई। इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आता है, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आ रहा। कितना आसान काम है, इतना समझ में आ गया। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको फिर बता दूं, और बच्चे गलत भी करके आते हैं, ज़्यादातर बच्चे ऐसे प्रश्नों को गलत करके आते हैं। तो सावधानी रखना और प्रैक्टिस कर लेना ऐसे प्रश्न की, एक आपको प्रश्नावली में भी ऐसा प्रश्न मिलेगा। अब देखिए, आपको समकोण त्रिभुज दिया है और भुजाएं भी दी है, लेकिन तीनों भुजाएं दी है, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से मालूम है क्या भुजा, ये वाली भुजा भी नहीं मालूम और ये भी भुजा नहीं मालूम। मतलब एक मान ज्ञात करना है आपको एक्स का, तो एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो ये भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो जब भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दी है और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय है, या तो एक चर का भी मान ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय ही लगाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं हम। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है, ओ क्यू, ओ क्यू का वर्ग, किसका, ओ क्यू का वर्ग, बराबर इसे ओपी का वर्ग, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ओपी का वर्ग धन पी क्यू का वर्ग, हो गया। ओ क्यू का मान कितना है, एक्स धन 1 का वर्ग, और ओपी का मान कितना है 7, तो 7 का वर्ग, धन पी क्यू का मान कितना है एक्स, तो एक्स का वर्ग, इतना आ गया। अच्छा, आपको मालूम है क्या ए धन बी पूरे का वर्ग क्या होता है, आपको मालूम है ना, ए धन बी पूरे का वर्ग क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग, ऐसा होता है क्या कोई सूत्र। अरे 2 संख्या है, पूरे का वर्ग अगर है, दोनों का योगफल है, तो इसका भी वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो, और ये पूरी संख्या लिख दो यार बीच में, ऐसे ही तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का वर्ग धन 2 एक्स गुणित 1 धन 1 का वर्ग, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा ना, धन, ये धन क्यों लिखा है यहाँ पर, प्लस इक्वल आएगा, और क्या हो जाएगा इक्वल, साथी 49 और धन एक्स का वर्ग, ये हो जाएगा एक्स का वर्ग धन 2x धन 1, और ये एक्स का वर्ग इधर जाएगा तो ऋण एक्स का वर्ग बराबर से 49, ये एक्स का वर्ग में से एक्स का वर्ग घटाया तो खत्म, और ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर से 49 ऋण 1, तो 2x बराबर से कितना हो जाएगा, 2x बराबर से 48 हुआ। 49 में से 49 में से 1 को घटाया तो इतना। याद रखना कि ये गुणे में है ना, तो गुणे वाली संख्या हमेशा नीचे जाती है, तो x बराबर से कितना हो जाएगा 48/2, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 24, x का मान कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। चलो x का मान आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा कि नहीं, x है तो ये क्या है, x धन 1 है, तो इसकी अपेक्षा ये क्या है 1 ज़्यादा है कि नहीं, ऐसा। तब आप बोल सकते हैं कि पी क्यू बराबर से आ गया 24 सेंटीमीटर, और ओ क्यू बराबर से आ जाएगा 24 धन 1 बराबर से 25 सेंटीमीटर। ओ क्यू का भी मान आपको यहाँ पर पता चल गया, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं कि साइन क्यू का मान ज्ञात करना है और कास क्यू का मान ज्ञात करना है। अब भाई आप सोचोगे कि सर आपने तो प्रश्न में तो साइन क्यू का मान और कास क्यू का मान ज्ञात करना था, तो फिर इतनी सारी मेहनत क्यों की, प्रश्न तो छोटा सा था।
आपको इनके भुजाओं के मान नहीं मालूम थे ना, इसलिए तो हमने इतनी माथापच्ची की, पाइथागोरस प्रमेय लगाए, वो लगाना ही पड़ेगा आपको। जब भी दो भुजा दी और तीसरी भुजा नहीं मालूम तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना ही है, सारे प्रश्न में लगाना है जिसमें भी ऐसा होगा। तो अब किसका मान ज्ञात करना है? साइन क्यू का मान, साइन क्यू। और साइन क्यू का मान कितना होगा? ध्यान देना जरा, साइन क्यू, क्यू है कहां पर? यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सामने की भुजा लंब बनेगी, तो ये बनेगी लंब और ये बनेगी आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या बनेगी? कर्ण बनेगी। साइन क्यू का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब मतलब ओपी और कर्ण क्या होगा? ओ क्यू। ओपी का मान कितना है? 7 और ओ क्यू का मान कितना है? 25। अब ये आ गया आपके पास साइन थीटा का मान, साइन क्यू का मान। अब कास थीटा, कास क्यू है ना, कास क्यू। कास क्यू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है? ओपी। तो आधार कौन है? पी क्यू। और बटे कर्ण कौन है? ओ क्यू, ओ क्यू। तो 24 बटे 25, बस यही आपसे पूछा गया था। तो एक तो मान आपके पास में, या तो आप अलग से भी लिख सकते, अतः साइन क्यू बराबर से हो जाएगा 7 बटे 25, है ना, और साइन क्यू और कास क्यू बराबर से हो जाएगा 24 बटे 25। और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आंसर है, तो आप भी हाईलाइट कर दिया करो ना, जो उत्तर आते हैं उसको हाईलाइट कर देते ना, तो परीक्षक का ध्यान डायरेक्ट, अपना वैल्यूअर का जो ध्यान है डायरेक्ट आंसर पर जाता है और खुश हो जाता है, अच्छा बच्चा बड़ा टैलेंटेड है ना, तो उसको हाईलाइट कर दिया करो। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और हमारे यहाँ पर उदाहरण कंप्लीट हो चुके हैं ना, इतने कितने 5 उदाहरण दिए थे, 5 उदाहरणों को हमने यहाँ पर हल किया, और इसके बाद हम प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को भी हल करने वाले हैं। तो आप उसको भी एक एक करके देखना, और प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना बढ़िया काम होने वाला है। तो थैंक यू।